सो वेलकम गाइस। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूएसए टैक्सेशन के फंडामेंटल लेक्चर्स का 40 आवर का सेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग सेशन थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए ये 40 आवर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होने वाले हैं, चाहे आप इनरोल्ड एजेंट कर रहे हैं या यूएससीपी है, क्योंकि ईए और सीपीए में जो टैक्सेशन है वो दोनों ही यूएसए का है। तो यूएसए टैक्स को अगर आपने बहुत डिटेल में और अच्छे से समझना है तो आपका फाउंडेशन पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, इसीलिए 40 घंटे। तो आज हम पूरा डिटेल में स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल पहला लेक्चर है ये। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ओरिएंटेशन सेशन जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि आपके लिए किस तरीके से यूजफुल होने वाला है ये 40 आवर। तो सबसे पहले इसका प्राइम पर्पस क्या है सर? आपके यूएस टैक्सेशन के फंडामेंटल्स बेसिक्स को मैं क्या करना चाह रहा हूं, स्ट्रांग करने चाह रहा हूं। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी आप एक अच्छे लेवल के प्रोफेशनल्स बनेंगे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आप बेसिक बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं उसकी लिस्ट अभी मैं बताऊंगा, वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो दूसरा रीजन ये भी है। तीसरा, मैंने आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल और मैंने आपकी एनालिटिकल स्किल को इंप्रूव करना है, क्योंकि टैक्सेशन एक लॉ है, एक एक्ट है। तो एक्ट में इंटरप्रिटेशन स्किल, लॉ मेकर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि देखिए जो यूएस टैक्सेशन है ना वो अमेरिका की पार्लियामेंट में पास होता है, उसके बाद एक्ट बनता, तो उसका आपका इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत अच्छे से होना चाहिए, वो इस बेसिक क्लास को देखकर आपका सीख जाएगा। तीसरा, आपको मेन करिकुलम में मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका 90% स्कोर आना 100%, ये मैंने एवरेज लिखा है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब कभी भी आप जॉब के लिए जाएंगे, स्पेसिफिकली यूएस टैक्सेशन क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो यहां से आपसे पूछे सकते हैं। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का एक ये भी पर्पस। उसके बाद हम आगे बढ़े। आपको केवल बेसिक्स पढ़ाना मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं चाहता हूं कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है। इसीलिए आपके 3 मॉडल टेस्ट पेपर में कंडक्ट करने वाला हूं, और इस मॉडल टेस्ट पेपर को हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कंडक्ट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बेसिक के, मतलब आपका जो मेन करिकुलम है उसके एमसीक्यू अलग होंगे, और ये जो मैं आपको फंडामेंटल सेशन प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे आप उन कॉन्सेप्ट को समझकर अप्लाई कर सकें और देखें कि आपके कॉन्सेप्ट इंप्रूव हैं कि नहीं। तो इसके लिए 3 मॉडल टेस्ट भी मैंने डिजाइन किए हैं, वो भी आपको आपके एलएमएस में मिल जाएंगे। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, कि मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा इन बेसिक्स के बेसिस पर, और आपको डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेंगे। अभी हम जस्ट पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें आपको डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप बेसिक को समझे भी और रीड करके आपके पास एक परमानेंटली नोट्स के रूप में, ताकि आप रिवाइज कर सके। उसमें फ्लैश कार्ड मिलेंगे आपको। फ्लैश कार्ड बेसिकली समरी होती है, 1 लाइन आंसर होती है। और सॉफ्टवेयर जो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो आपकी पूरी डे वाइज ट्रैकिंग करेगा, आपकी पूरी परफॉर्मेंस को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट एक है कि बेसिक क्लास को समझने के बाद अगर आप इनरोल्ड एजेंट कर रहे हैं तो 2024 में आपको 2 पार्ट निकालना है, और अगर आप सीपीए कर रहे हैं, रेगुलेशन और टीसीपी, तो उसमें भी आपको ये बेसिक लेवल को समझने में हेल्प मिलेगी। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। तो ये ओरिएंटेशन सेशन के बाद अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं डे 1 को, जिसमें हम समझेंगे यूएस टैक्सेशन के बिल्कुल बेसिक्स को, उसके टैक्स स्ट्रक्चर को, और क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, वो कंटेंट भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए तो पूरा डिस्कस करते हैं। चलिए, सो आज पहले डे पर हम लोग डिस्कस करेंगे यूएस टैक्सेशन के बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में एक बात आपसे बोलने जा रहा हूं कि आपको जब टैक्सेशन को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो टैक्सेशन के सोल को आपको समझना होगा, कि टैक्सेशन की जो सोल है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होता है इनकम टैक्स में, कि वो ज्यादा से ज्यादा
टैक्स का कलेक्शन करना चाहता है। मैं अपने इंटायर लेक्चर में एक बात बोलूंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो एक सेल्फिश डिपार्टमेंट है। मतलब वो कोशिश करेंगे कि कैसे से किस तरीके से टैक्सेशन जो है, टैक्सेशन का कलेक्शन बढ़ते जाए। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि यूएस टैक्सेशन में अगर हम जहां कहीं भी डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करने जा रहे हैं। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ऑब्जेक्ट होगा कि कहीं ना कहीं वो ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन को कलेक्ट करे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप चैट बॉक्स में इसका आंसर देना। इनकम टैक्स को अगर किसी पर्सन से कलेक्ट करना है तो इसके लिए कहीं ना कहीं पावर होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें कि अगर इंडिया में लेट से इंडियन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स लगाना है या कोई नया टैक्स लगाना है, तो क्या अपनी मन मर्जी से कोई भी टैक्स लगा सकती है क्या कोई भी गवर्नमेंट? आपको अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कभी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं चलो आज से हम एक नया टैक्स लगा देते हैं, इनकम टैक्स को लगाने की पावर कहां से मिलती होगी? जैसे लेट से अभी हमारे इंडिया में बीजेपी भी गवर्नमेंट है, मोदी जी कल को सोचे कि नहीं यार ये वाला टैक्स लगा देना चाहिए, तो क्या ये मोदी जी के पास पावर है? या अगर हम अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो बाइडेन को लगे कि नहीं यार मुझे ये वाला टैक्स लगा देना चाहिए, तो ध्यान रखिए किसी भी कंट्री में टैक्स को इंपोज करने के लिए पावर होना चाहिए, और वो पावर बहुत स्पेसिफिक पावर होना चाहिए। और पावर कहां से मिलता है? हर कंट्री की गवर्नमेंट को पावर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सर ऑब्वियस ही बात है, अगर एक कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जनरली तो ये दो कंट्री ही वर्ल्ड में है जिनमें डेमोक्रेसी सबसे ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये पावर कहां से मिलती है सर? ये पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इनकम टैक्स अमेरिका में जो स्टैब्लिश हुआ है वो 1862 में स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन वॉर के कारण जब वर्ल्ड वॉर हुई तो इनकम टैक्स के जो जो इनकम टैक्स का जो परसेप्शन था, जो थॉट प्रोसेस थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया। तो सबसे पहले ये वर्ड आपको इनकम टैक्स में बहुत बार देखने को मिलेगी, मतलब खत्म कर देना। अबॉलिश मतलब उसके प्रोविजन को पूरी तरीके से क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना। ये 1862 में ये डिसीजन लिया गया। लेकिन फिर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाया गया। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है कांग्रेस। अब बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट ऐसा सोचते होंगे कि सर ये कांग्रेस हम बात कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की, राहुल गांधी जी की कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये वो कांग्रेस के बारे में बात नहीं हो रही है। कांग्रेस मतलब आप ऐसा समझिए पार्लियामेंट। तो अगर किसी भी कंट्री में किसी भी टैक्स को इंपोज करना है तो उसकी पावर हमेशा किसके पास होती है? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट को ये पावर कहां से मिलती है? पार्लियामेंट को ये पावर कहां से मिलती है? पार्लियामेंट को ये पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, जिसको आजकल आप टीवी में कुछ ज्यादा सुन रहे होंगे, इलेक्शन। तो इसी तरीके से यूएस गवर्नमेंट को, यूएस कांग्रेस को, यानी यूएस की पार्लियामेंट को ये पावर मिला गया कि वो यूएस सिटीजन से, यूएस रेसिडेंट से टैक्स क्या कर सकते हैं? लेवी कर सकते हैं। अब यहां पर एक और वर्ड आ रहा है लेवी। ये वर्ड भी आप बार बार देखेंगे, राइट टू लेवी। और लेवी और कलेक्शन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको यहां पर यही सिखाने वाला हूं आज की डेट में कि लेवी और कलेक्शन दोनों बाद में होता है। मैं आपसे पूछता हूं, टैक्स लायबिलिटी आने के लिए कलेक्शन इंपॉर्टेंट है या लेवी इंपॉर्टेंट? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेवी या कलेक्शन? अगर किसी गवर्नमेंट के पास कलेक्शन का पावर है लेकिन लेवी का पावर नहीं है, किसी पर्सन के पास कलेक्शन का पावर है लेकिन लेवी का पावर नहीं है, तो वो टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने बहुत सारे लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स सुना है कि नहीं? इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे इंडिया में जीएसटी है, थोड़ा सा इंडियन टच हम इसको देंगे। अमेरिका में सेल्स टैक्स है। तो आप मुझे बताइए, जब आप से केवल टैक्स को कलेक्ट कर लिया जाए तो कलेक्शन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग, लेवी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम लेवी को समझने जा रहे हैं। लेवी का मतलब होता है कलेक्शन बाय लीगल अथॉरिटी। लेवी का क्या मतलब है?
कलेक्शन बाय लीगल अथॉरिटी, कि उस गवर्नमेंट के पास ये लीगल अथॉरिटी भी है या नहीं है कि आप उस कंट्री के सिटीजन से टैक्स को कलेक्ट कर सकें। और लीगल अथॉरिटी कहां से मिलती है सर? लीगल अथॉरिटी मिलती है कॉन्स्टिट्यूट से, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ने लीगल अथॉरिटी दी है, किसको दी है? यूएस गवर्नमेंट को दी है, और यूएस गवर्नमेंट ने इस पावर को डेलीगेट किया है आईआरसी, आईआरएस, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। अभी हम पढ़ेंगे आईआरएस क्या होता है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक वर्ड क्लियर हो गया होगा कि सर टैक्स की लायबिलिटी जो होती है वो एट द टाइम ऑफ लेवी आ जाती है। जैसे आपने कोई इनकम अर्न कर ली, तो यूएस गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि वो आपके ऊपर टैक्स क्या कर सके? लेवी कर सके। और लेवी और कलेक्शन में टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है, ये बात आपको समझ में आ रही है? लेवी और कलेक्शन में टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप सोचिए, आप रोज इनकम कमाते हैं। जैसे मैं अभी हूं, लेट से मैं अभी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, और स्टूडेंट मुझे पेमेंट दे दें, मेरे पर लेवी इमीडिएटली होगी या कुछ समय बाद होगी? देखा जाए तो सर लेवी तो मेरे पे अभी हो गई, क्योंकि आपने इनकम कमा ली। लेकिन क्या यूएस गवर्नमेंट अभी बोल सकती कि ना अभी टैक्स पे करो? अभी आपके अकाउंट में किसी ने 20,000 डिपॉजिट करा है, या इंडियन गवर्नमेंट मुझे बोल सकती है कि नहीं अभी 20,000 आपने रिसीव किए सलूजा जी? इंडिया में इंडिविजुअल के ऊपर लेट से 20% टैक्स है, तो 20% का आप 20,000 का 20% अभी डिपॉजिट कर दो। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो लेवी अलग कॉन्सेप्ट और कलेक्शन अलग कॉन्सेप्ट। तो अगर हम यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लेवी आपका ईयर वाइज होता है या पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन वाइज होता है, इसके बारे में भी हमको समझना है। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो देखिए, यूएस में जब इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तो कलेक्शन की लास्ट डेट होती है। जैसे कि अमेरिका में अगर आपको 2023 का टैक्स भरना हो, तो उसकी लास्ट डेट होती है 15 अप्रैल। मतलब 15 अप्रैल तक आपको 2023 का क्या करना होगा? टैक्स डिपॉजिट करना होगा। तो सर इनकम तो हमने 2023 में कमाई, लेवी हमारे ऊपर 2023 में हो गया, लेकिन एक्चुअली में हम टैक्स कब पे कर रहे हैं? हम 2024 में पे कर रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको सभी को ये बात की? यस सर। तो लेवी और कलेक्शन इज ए डिफरेंट पैरामीटर। जैसे मैं आपको यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि लेट से 2023 में आपने अर्न किया इनकम, इनकम को आपने अर्न किया 2023 में, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपसे बोलता हूं कि यार अर्न आपने 2023 में कर दिया, लेकिन आप 2024 में इसको क्या कर सकते हो? पे कर सकते हो। तो सर लेवी और कलेक्शन डिफरेंट पीरियड में हो सकता है। बात सभी को ये समझ में आ गई होगी कि यस सर, लेवी मतलब लीगल अथॉरिटी के थ्रू किसी भी पर्सन के ऊपर टैक्स को इंपोज करना, और उस इंपोज किए गए टैक्स को क्या करना? कलेक्ट करना। तो कलेक्शन और लेवी क्या हो सकता है? डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में हो सकता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर कहीं भी किसी को डाउट हो तो इस बात के ऊपर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी चैट को प्रॉपरली पढ़ रहा हूं। ठीक है सर। तो आज के बाद कभी भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी कंट्री में इनकम टैक्स को कलेक्ट करने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो किसके द्वारा प्राप्त, किसके द्वारा अराइज होता है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर ये पावर हमेशा हर कंट्री की गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया जा सकता है, अनलेस आप चाइना में रहते हैं। अब चाइना में तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और रशिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है ये वो हमें नहीं जानते। लेकिन अभी हम हमारी दो कंट्री के बारे में बात करें, एक इंडिया की और एक अमेरिका की, तो अमेरिका और इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक है। संविधान सर्वोपरि है हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिका में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर दिया है गवर्नमेंट को कि वो क्या कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये आप देख रहे होंगे। अब आपको आज की बात, कांग्रेस का मतलब जो बाइडेन तो नहीं मानोगे ना आप वहां पे? कांग्रेस का मतलब, कांग्रेस का मीनिंग आप ट्रंप तो नहीं बोलोगे? क्या हम ये बोल सकते कि सर कांग्रेस का मतलब रूलिंग पार्टी हो गया एक तरीके से? क्या हम ये कह सकते हैं कि सर रूलिंग पार्टी इज ए कांग्रेस? मतलब सर देखा जाए तो, अगर सही मीनिंग में देखा जाए तो कांग्रेस इज नॉट द रूलिंग पार्टी। पार्लियामेंट में केवल रूलिंग पार्टी बैठती है क्या?
क्या अपोजिशन नहीं बैठती है? क्या रूलिंग पार्टी के द्वारा ही किसी भी बिल को, तो देखिए जब एक पार्लियामेंट में इनकम टैक्स के ऊपर बिल रखा हो जाता होगा, उसके ऊपर पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं डिस्कशन होता होगा, और डिस्कशन होने के बाद क्या होता होगा? डिस्कशन पार्लियामेंट में अगर कोई बिल रखा जाता है, इतना तो सब आप लोग समझदार होंगे कि सर कोई भी बिल रखा जाता है तो पार्लियामेंट में पहले वो फिर बिल पास हो जाता है, और बिल पास होने के बाद क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है सर? वो एक्ट बन जाता है। और इसी तरीके से आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि इनकम टैक्स भी क्या है? एक एक्ट है। और उसके फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने यहां पर पढ़ना है। तो मैंने आपको यहां पर बताया कांग्रेस का मीनिंग, तो कांग्रेस का मीनिंग यहां पर है द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस इज द लेजिस्लेचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो कांग्रेस का मतलब इंडियन गवर्नमेंट की, राहुल गांधी जी की कांग्रेस बिल्कुल नहीं है। कई बच्चे इस बात, अच्छा कितने लोगों को यह बात आज पता चली कांग्रेस वर्ड सुन के? हम वो जरा ईमानदारी से, क्योंकि मैं फिर और बेसिक पे जाऊंगा ना। कितने लोगों को आज पहली बार पता चला कि सर कांग्रेस यूएस का मतलब, कुछ है क्लास में से डेफिनेटली जिनको आज ये बात सुनकर पता चला कि सर यूएस में कांग्रेस का मतलब वहां की पार्लियामेंट के बारे में। तो डेफिनेटली इससे अब आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी कि सोचिए जब वहां पे कांग्रेस वर्ड आएगा, जो कुछ लोगों को पहले से पता होगा, कुछ लोगों को आज जानकर पता चलेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो हो सकता है आपको पहले पता हो, या कुछ चीजें आज आपको पता चले। पहले से पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बुरी बात भी नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न। अब देखिए इनकम टैक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स के साथ साथ हम टैक्सेशन को भी आज समझेंगे। तो टाइप ऑफ टैक्सेशन हमने समझना इनकम टैक्स में। सबसे पहले देखिए टैक्स के तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है टैक्सेशन में टैक्सेस ऑन व्हाट यू अर्न। जो भी आप पैसा कमाएंगे उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको हम बोल रहे हैं टैक्सेस ऑन व्हाट यू अर्न। तो आपको बताइए, अब मुझे आप बताइए कि इनकम टैक्स अर्निंग बेसिस पे लगता है या खर्चे के ऊपर लगता है? अगर आपसे दो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इनकम टैक्स अर्निंग के ऊपर लगेगा या कुछ एक्सपेंडिचर करने के ऊपर लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आज के बाद हमेशा बोलेंगे कि सर इनकम टैक्स जो है वो अर्न बेसिस पे लगेगा। इसी तरीके से अमेरिका में एक टैक्सेशन होगा जो बाय करने पे लगा होगा। अभी आपको इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में भी समझ में आ जाएगा कि सर बाय करने जाते हैं तो कोई दूसरा टैक्स आपके ऊपर लगता है। कौन सा टैक्स लगता है? जिसको आप सेल्स टैक्स या जीएसटी के नाम से जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑब्वियस सी बात है सेल्स टैक्स जो लगने वाला है, अभी हम बाय के ऊपर और डिस्कशन करेंगे, बहुत कुछ डिस्कशन करना है हमने। अर्न करने के ऊपर जो टैक्स लगने वाला है वो और कौन कौन सा टैक्स हो सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और जो आप ओन करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगा लिया जाए। जैसे मैं अब आपसे पूछूं, आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है, वो अर्न बेसिस पे लगाया जाएगा या प्रॉपर्टी के मालिक हैं या इसलिए लगाया जाएगा? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। या वेल्थ टैक्स, एग्जाम में अगर यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए, प्रॉपर्टी टैक्स लेविड ऑन ओन बेसिस या अर्न बेसिस या बाय बेसिस, तो ऑब्वियस सी बात है सर जो प्रॉपर्टी हमारे पास जिसका ऑनरशिप होती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो ओन लगता है। तो अब इस प्रकार के टैक्सेशन को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट को आज समझना है। तो आज आपने दो तीन चीजें सीख ली सर। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन सीख लिया, एक यूएस गवर्नमेंट के बारे में आपने समझ लिया जिसको कांग्रेस बोलते हैं, और आई गेस आपको लेवी भी समझ में आ गया हो गया कि लेवी कलेक्शन बाई लीगल अथॉरिटी। ठीक है सर। अब मैंने आपको बोला अर्न बेसिस पे, तो अर्न बेसिस पे इंडिविजुअल के ऊपर जो इनकम टैक्स लगाया जाता है वो अर्न बेसिस पे लगाया जाएगा। इसी तरीके से कॉरपोरेट जो भी इनकम टैक्स अर्न करेगी उसके ऊपर भी लगाया जाएगा। पेरोल टैक्स, अब देखिए यहां पर एक वर्ड आ गया पेरोल टैक्स। अब नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, पेरोल टैक्स बताइए किस चीज के ऊपर लगता होगा ये, और किसके ऊपर लगता होगा पेरोल टैक्स? पेरोल टैक्स। अब पेरोल टैक्स इंप्लॉय के ऊपर लगना चाहिए या एम्प्लॉयर के ऊपर लगना चाहिए? अब क्वेश्चन तो यही आता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई।
तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सर ये एम्प्लॉयर पे भी लगेगा और एम्प्लॉय पे भी लगेगा। तो केवल आपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कॉन्सेप्ट में नहीं समझना है, आपने ये समझना है कि सर एम्प्लॉय के ऊपर भी लगेगा। तो हमने इसको अर्न बेसिस पे इसलिए रखा क्योंकि आप जो भी सैलरी रिसीव करते हो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम पेरोल टैक्स बोलेंगे। तो पेरोल टैक्स में हम आगे पढ़ेंगे फाइका टैक्स। क्या पढ़ेंगे? फाइका टैक्स। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि ये थोड़ा सा सेशन अकाउंटिंग से भी रिलेटेड है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। अब आपको इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंट्री देना है। ये मिस्टर एक्स हैं, ये कंपनी के ऑनर हैं और ये इसके एम्प्लॉई हैं। ठीक है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। मिस्टर एक्स ने एम्प्लॉई को 10,000 की सैलरी दी है। ठीक है, और यूएस गवर्नमेंट का एक रूल है, यूएस गवर्नमेंट का, कि जो भी सैलरी आपको पे करेगा आपका एम्प्लॉयर, उसके ऊपर आपका 10% पेरोल टैक्स डिडक्ट कर लेगा। पेरोल टैक्स वो क्या कर लेगा? डिडक्ट। मतलब आप सोचो कि आप अमेरिका में जॉब करते हो और आपको $10,000 मिल रहे हैं पहले दिन या पहले मंथ में। आपकी $10,000 अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है, फिर भी हम समझ रहे हैं। तो उन्होंने आपका 10% टैक्स काट लिया, -1,000। आपको नेट नेट जो पे चेक मिला है। अच्छा, कई लोग बच्चे अब चेक की स्पेलिंग में बोलेंगे सर, कई बार हम लोग CHEQE लिखते हैं तो वो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश है ना। आपको नेट पे मिला है, चेक हटा देते हैं, 9,000। आप मुझे बताइए आपकी इनकम कितनी कहलाएगी? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 9,000, ऑप्शन सी 11,000। जरा आंसर देना। मैं देखना चाहता हूं कि आप बेसिक्स में बिल्कुल अवेयर हैं या नहीं। जो आपको लगता है वो आपने लिखना है। नवीन लिख रहे हैं 9,000, 9,000, 9,000, 10,000, 10,000, 9,000। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे गलत हैं, कितने बच्चे सही है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ने 9,000 लिखा है, बस इसीलिए बेसिक क्लासेस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यही क्वेश्चन को हम रिवर्स कर देते हैं। इस एम्प्लॉयर ने तो आपको 10,000 ही पे कर दिए 9 की जगह, और आपने इस 10,000 के ऊपर 1,000 का गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। अब आपकी इनकम, जिन्होंने 9,000 बोला था वो 9,000 ही बोलेंगे या 10,000 बोलेंगे? बस मेरा क्वेश्चन ये है, आपने इस क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो देखिए, जिन लोगों ने अभी 10,000 बोला, 9,000 बोला था, अब उन्होंने 9,000 को गलत बोलकर 10,000 बोल दिया। तो इसका मतलब सर, हमारी जो इनकम होती है उसके ऊपर अगर टैक्स कट भी गया तो हम यहां पर ग्रॉस इनकम के बारे में बात करते हैं। ग्रॉस इनकम के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। हमारी इनकम 10,000 है, उसके ऊपर हमने टैक्स पे कर दिया 1,000। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि हमने 9,000 कमाया। हमने अर्न 10,000 ही किए हैं और उस 10,000 के ऊपर हमने क्या किया है? 1,000 का टैक्स पे किया। तो एक बात आज के बाद आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर आपका पेरोल कट भी गया, एग्जामिनर ने आपको एक वर्ड दे दिया, मैं देखना चाहता हूं आप लोग पहचान पाएंगे कि नहीं। नेट ऑफ टैक्स सैलरी आपको लिखी है 20,000, और लेट से पेरोल टैक्स आपको दिया है 10%। जरा ग्रॉस इनकम बताना आपकी कितनी है। बस आपका काम शुरू हो गया है, और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, बस मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही आंसर देते हैं, और आज के बाद आपसे ये गलती नहीं होना चाहिए। कई बच्चे 20 लिख रहे हैं, कई 22 लिख रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं सही आंसर का। सुप्रोटिक का मेरे को ठीक दिख रहा है, बाकी सब गलत लिखते जा रहे हैं। 18,000। मोहम्मद छैया भी ठीक दिख रहे हैं, अंजलि गौतम भी ठीक लिख रही हैं। अब मैंने जानबूझ के आपकी चैट छुपा ली है क्योंकि आप एक दूसरे के आंसर ना देख सको।
नहीं तो एक दूसरे के आंसर देख लोगे, एक दूसरे के आंसर तो नहीं देख पा रहे ना आप लोग। हाँ, को होस्ट एंड को होस्ट लिखा है। तो देखिए क्लास में बहुत सारे बच्चे आज गलत हैं। मैं थोड़ा चार्जिंग पे लगा लूं। जब तक आप लिखिए कि मैंने आपसे पूछा 20,000 है। 20,000, 22,000, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब आज आप सीखेंगे कुछ चीज। मैंने बोला 20,000 नेट ऑफ, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये 90% है आफ्टर टैक्स। ये बात तो समझ में आती है कि नहीं आती है? कि सर ये 20 है, मतलब इसमें से 10% कट चुका है, ये तो समझ में आ गया ना। अब इसको 100% में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? इक्वल टू दबाएं, 20,000 डिवाइडेड बाई 0.90, तो दिस इज योर ग्रॉस इनकम। बात समझ में आ गई? अब पेरोल टैक्स कितना है? पेरोल टैक्स। अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले पेरोल टैक्स कितना, तो कितना बताओगे इसी क्वेश्चन में? तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रॉस इनकम का 10%, तो सर इसका 10% लगाइए। दिस इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो बेटा इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ गया नेट ऑफ टैक्स। टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है। तो दिस माइनस दिस। ये तो हो गई टैक्सेशन की बात। कितने लोगों को पूरा समझ में आ गया कि सर यस, ये हमको नेट नेट सैलरी मिली। अब आपको जॉब भी तो करना है ना फ्यूचर में। तो अब अगर आपसे थोड़ी सी अकाउंटिंग भी पूछ ली जाए, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? वैसे बिजनेस यहाँ का रोल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कई बच्चे सीपीए वाले हैं, जनरल एंट्री भी आपको समझ में आनी चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा सीख के चले जाएं, कौन बताएगा इसकी जनरल एंट्री? अच्छा, कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको यही बात समझ में नहीं आई कि सर ये 22,100 इसमें से ये 222 कैसे आ गया? सबको क्लियर है ना ये 90%, 10%? मैंने तो जनरल एंट्री पूछना है रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या चलो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम बात करते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब तक सही नहीं सोचेंगे तब तक आपको एक्सपेंडिचर क्लियर करते नहीं आएगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी हम पार्ट 2 में पढ़ते हैं। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक्सपेंसेस कितना है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताएंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस कितना है? एक्सपेंसेस 22,000 है, या 20,000 है, या 222 है? क्वेश्चन आप लोगों को आंसर देना है। तो एक बात ध्यान रखिए, कंपनी ने टैक्स कितना पे किया? कंपनी ने टैक्स तो, अच्छा ये पे टैक्स कंपनी ने किया या एम्प्लॉय ने किया है? सबसे पहली बात तो ये आती है, हु विल पे दिस काइंड ऑफ टैक्स? ये पे कौन करेगा, एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर? सर पेमेंट तो जो गवर्नमेंट को किया है वो एम्प्लॉयर ने किया। बात समझ में आती है? पेमेंट जो है वो भले ही एम्प्लॉयर ने किया है, लेकिन बर्डन उसने किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया है? मतलब इसका जो एक्चुअल पे है, एक्चुअल, वो तो एम्प्लॉई है ना। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि सर बिल्कुल सही बात आपने बोली कि जो 22,222 था, उसमें से इंप्लॉई को पे किया गया 20,000 और गवर्नमेंट को पे किया गया
2,000, तो ऐसे टोटल पेमेंट जो है वो तो 222 हुआ। यही हुआ ना, 22,222। सबको बात समझ में आ गई? मतलब हम ये कह सकते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत स्लो हूं मैं। हमने सामने वाले का जो पेरोल टैक्स काटा था, पेरोल टैक्स का जो कलेक्शन किया था, ऐसा सोचिए कि अभी इंप्लॉई से हम ले रहे हैं कि भैया आपको 10% टैक्स पेरोल पे करना है, तो गवर्नमेंट को तो हमने इतना पे किया है। ये किससे कलेक्ट किया? हमने इंप्लॉई से कलेक्ट किया है। और हमने पे कितना किया, एम्प्लॉयर ने कितना पे किया है, एम्प्लॉय को कितना पे किया है। तो अल्टीमेटली मैं आपसे पूछना कुछ चाह रहा हूं, उसको थोड़ा सा और नीचे क्लेरिफिकेशन करते हैं, जिससे आपको पूरी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो शुरू में थी सैलरी 20,000। हमने बोला कि 10% जो है वो नेट ऑफ टैक्स है। मतलब हमने आपको ये बोला कि भैया जो आपका टैक्स है वो हम पे कर देंगे एम्प्लॉई का। तो हमने क्या किया, बड़े ध्यान से सुनना, 20,000 डिवाइडेड बाई 0.90। तो अल्टीमेटली हमने आपको सैलरी कितनी दी है, 22,000, लेकिन आपका जो टैक्स है वो हम पे कर रहे हैं। आपका टैक्स मतलब 22,000 में से, और हम आपको नेट पे कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर इंप्लॉय की इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जो इंप्लॉय की इनकम है वो बेटा 222 हो जाएगी। और जो इंप्लॉय की इनकम है वही इंप्लॉयर का क्या होना चाहिए, एक्सपेंसेस। बात समझ में आ गई होगी आपको यहां पर? कितने लोगों को ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई? सभी को क्लियर है ना ये बात? आने वाले समय में और समझ में आएगा। तो हमने तो ग्रॉस अप सीखा है सर, अभी हमने ये नहीं सीखा। अभी हम एक्सपेंडिचर, आपको यहां पर नहीं भी समझ में आया तो मैंने सिर्फ आपको यहां पे ग्रॉस अप करना सिखाया। आप अभी एक्सपेंडिचर के लेवल पे पहुंचे ही नहीं हो बेटा इसके। अभी तो मैंने आपको सिर्फ नेट को ग्रॉस करना सिखाया है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत डिटेल में ये चीजें हैं, तो उसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो सर हम बात कर रहे थे अर्न बेसिस पे। अर्न बेसिस पर जो टैक्स लगता है वो पेरोल टैक्स, और एक कैपिटल गेन टैक्स भी आएगा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन टैक्स क्या है? अब क्वेश्चन आता है सर, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी थी उसको बेच दिया प्रॉफिट में, इतना समझिए आप केवल अभी, कि आपके पास $1,000 की कोई प्रॉपर्टी थी, आपने उसको $1,200 पे सेल कर दिया, तो ये जो $200 है, दिस $200 इज योर कैपिटल गेन। सिर्फ इतना समझना है, क्योंकि बेसिक है ना। अभी कैपिटल गेन तो बहुत डिटेल में आ जाएगा, जब 40 घंटे पढ़ना है तो बहुत कुछ पढ़ेंगे। इसी तरीके से एक बाय के ऊपर भी टैक्स लगता है, जिसको हम बोलेंगे सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और एक्साइज टैक्स। क्योंकि हमारे करिकुलम में ये दोनों टैक्स नहीं है, अच्छी बात है, तो हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अब अगर आप मुझसे पूछो कि सर वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और हम कौन सा टैक्स पढ़ रहे हैं सर, इनकम टैक्स। तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ना ही नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहां पे समझाऊंगा जरूर, इनडायरेक्ट टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी। अब देखते हैं कि आप लोग थोड़ा बेसिक में बिल्कुल स्ट्रांग है कि नहीं। जैसे आपने कोई गुड्स बाय किया $10,000 का, उसके ऊपर सेल्स टैक्स लग के आया, 10% लग के आया 100, तो टोटल पेमेंट आपने कर दिया 1,100। आपको अपनी P&L में एक्सपेंडिचर कितना मानना है, ये मैं इसको 1,000 कर देता हूं, है ना। एक्सपेंडिचर कितना मानना है, बस आपको यहां पर एक बात
समझाना है इसीलिए। तो सर देखा जाए तो अभी तक आपने एक वर्ड यूज नहीं किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने यहां पर वर्ड यूज किया इनपुट टैक्स क्रेडिट, या नहीं किया? नहीं किया ना। तो अभी जब तक मैं वो वर्ड यूज ना करूं जिसको हम बोल रहे हैं टैक्स क्रेडिट, ये बात थोड़ी सी आप लोगों के लिए नई हो सकती है, कुछ बच्चों के लिए, किसी के लिए नई तो नहीं है ये बात। टैक्स क्रेडिट जिसको इंडिया में इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, जीएसटी की ले लेते ना, मैं थोड़ा सा इंडिया से टच कर रहा हूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं सिर्फ अभी इतना बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा है। तो आपके लिए एक्सपेंसेस कितना है? आपके लिए एक्सपेंसेस है 11,000। तो बात समझ में आ गई आपको? ये बात सभी को, ये बात क्लियर है सर? हाँ या ना लिखते जाओ बेटा, नहीं तो मुझे फीडबैक ही नहीं पता चलेगा। नहीं तो आप कुछ लिखोगे ही नहीं तो मैं ये मान के चल लूंगा। एक लॉ में एक वर्ड सुनने को मिलेगा, साइलेंस मींस एक्सेप्टेंस। मतलब कल को कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आया और आप साइलेंट हो गए, मैंने ये मान लेना कि सबको समझ में आ गया। तो आपको साइलेंट यहां रहना है, लेकिन अपने वॉइस को आप चैट बॉक्स में लिखकर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है सर। और एक लॉ में एक वर्ड और पढ़ाऊंगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। क्या वर्ड यूज किया सर आपने? कि सर हमको तो पता ही नहीं था कि यहां पे कुछ करना है। जैसे आप गाड़ी पे बैठ जाओ और ग्रीन सिग्नल हो जाए तो चलने लगो, और सॉरी ग्रीन सिग्नल हो जाओ तो रुक जाओ, और लाल सिग्नल को देख के चले जाओ, और आप बोलो यार हमको तो पता ही नहीं है यार, ट्रैफिक का रूल ही नहीं पता है कि लाल में खड़े होना पड़ता है और ग्रीन में चलना पड़ता है। तो आपको जब सजा होगी तो मालूम है मजिस्ट्रेट क्या बोलेगा? क्या बोलेगा जब वो ऑर्डर लिखेगा? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड सुन रहे हो आप, इनकम टैक्स में काम आएगा आपके। क्या वर्ड आएगा? सुन लो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज। मतलब कल को आप बोलो कि मैंने तो पैसा कमा लिया, यार कल को आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या बोल सकते हो, आईआरएस के, अच्छा मेरे को $50,000 कहीं से इनकम हुई तो मुझे टैक्स भी भरना था क्या? मैंने तो इनकम टैक्स की बुक ही नहीं पढ़ी। कल को आप बोलोगे मैंने प्रॉपर्टी बेच दी है, अच्छा प्रॉपर्टी बेचने भी कोई टैक्स भी भरना पड़ता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा आप? इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज। कि आप ये नहीं बोल सकते, इस बात का बेनिफिट नहीं उठा सकता कभी भी टैक्स पेयर की मुझे लॉ का नॉलेज ही नहीं है। तो इसीलिए तो सर हम यहां पर ये बात कहने जा रहे हैं कि अगर आपने कोई गुड्स बाय किया, उसके ऊपर कोई टैक्स लग के आया है, तो गुड्स बाय प्लस टैक्स इज इक्वल टू योर एक्सपेंसेस। बात याद रहेगी? क्लियर है सभी को ये बात कि हाँ सर क्लियर हो गया? तो सर अगर कोई टैक्स बाय करने पे लगने वाला है तो वो हमारा टैक्स कहलाएगा सेल्स टैक्स। और सेल्स टैक्स हम यहां नहीं पढ़ने वाले हैं, क्यों? क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। अगला टैक्स हम पढ़ने वाले हैं, हम अगर कोई ओन करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरेंट टैक्स भी लग जाएगा। अभी आपने बीच में कहीं इंडिया में सुना है इनहेरेंट टैक्स? कहीं सुन रहे होंगे आप, पॉलिटिकल न्यूज वगैरह सुनते हो तो। इनहेरेंट टैक्स ये अमेरिका में लगता है, इंडिया में नहीं है। मतलब मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करता हूं, लेकिन टैक्स ऐसी चीजें कि पॉलिटिक्स बीच बीच में आ जाती है। वेल्थ टैक्स, अब आप सोचो कि सर इंडिया में वेल्थ टैक्स लगता है क्या, इनहेरेंट टैक्स लगता है क्या, स्टेट टैक्स लगते हैं कि? तो बेटा इंडिया में ये सारी टैक्स नहीं है, केवल प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स हमें सिर्फ यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, हमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही नहीं है कि सर अगर यूएस में आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, उसके ऊपर स्टेट टैक्स लग सकता है, उसके ऊपर इनहेरेंट टैक्स लग सकता है, उसके ऊपर वेल्थ टैक्स लग सकता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, गिफ्ट टैक्स कौन सा होना चाहिए? अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले गिफ्ट टैक्स इन तीनों में से किस कैटेगरी में फॉल होगा? इनहेरेंट टैक्स मतलब आपको कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब हिंदी में इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? हिंदी वर्ड किसी ने पूछ लिया सर इनहेरिटेंस, मैंने तो वर्ड पुश्तैनी वर्ड बोल लिया, कहीं मैंने सुना था मेरे दोस्त से, इसीलिए कि बोले यार हमको पुश्तैनी जमीन मिली। क्या बोलते हैं हिंदी में इसका, कोई किसी को नाम पता है?
वसीयत, विरासत, हाँ कौशल्या ने लिखा विरासत। तो सर गिफ्ट टैक्स जो होगा वो अंडर अर्निंग पे आएगा, और अभी हम फ्यूचर में इस गिफ्ट टैक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सर हमें कौन कौन से टैक्स पढ़ने को मिलेंगे? बेटा अपने को केवल एक ही टैक्स पढ़ने को मिलेगा, जो है अर्निंग वाला, बाइंग वाला। और यूएस में टैक्सेशन में आपको स्टेट टैक्स भी पढ़ने को मिलेगा, और इनहेरेंट टैक्स के साथ साथ एक स्टेट के ऊपर भी टैक्स। अब यहां पे वर्ड आ रहा है स्टेट, ये भी नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। क्या मतलब हो सकता है स्टेट का? ये नया वर्ड होगा ना आपके लिए। व्हाट डू यू मीन बाई स्टेट? किसी पर्सन की कोई डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको स्टेट बोलते हैं। अब इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा, स्टेट टैक्स लगेगा, क्या टैक्स लगेगा, वो सब फ्यूचर का बात की बात है। मतलब किसी पर्सन की डेथ हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलने वाले? स्टेट बोलने वाले। यहां पर रियल एस्टेट मतलब नहीं है, नहीं तो पता चले आप रियल एस्टेट समझ लो इसको, क्योंकि जरूरी थोड़ी है वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ही हो। तो स्टेट का मतलब यहां पर किसी पर्सन की डेथ हो जाए। तो अब आप सोचिए, आप नई नई चीजें सीख रहे हैं। तो चलिए, कितने लोगों को पहले से ये पता था सर ये तीनों चीजें अर्न, बाय और ओन? मैं देखना चाहता हूं आपके बेसिक क्लियर थे या नहीं थे। कितने लोगों को ईमानदारी से नहीं पता था, वो भी एंड्रेस करते जाए, क्योंकि फिर मैं नई नई चीजें कवर करूंगा ना आने वाले टॉपिक में। मतलब कुछ सीख रहे हो ना, ये मेरे लिए फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ सर ये बात हमको नहीं पता थी। चलिए तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बढ़ना है प्रोग्रेसिव टैक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो, किसी भी कंट्री का एक ऑब्जेक्ट है कि वो अमीर लोगों से ज्यादा पैसा लेना चाहती हैं, अमीर से और टैक्स लो, और उस लिए गए टैक्स को पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए यूज करना। ये हर कंट्री की गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का पर्पस क्या है? कि इंपोज लोअर इनकम टैक्स ऑन द पर्सन हुज इनकम फॉल इन द लोअर ब्रैकेट। मतलब किसी पर्सन की इनकम अगर लोअर ब्रैकेट में आती है तो उससे कम टैक्स लेना। चलिए, इंडिया भी क्या प्रोग्रेसिव टैक्स के ऊपर, क्या इंडिया भी प्रोग्रेसिव टैक्स के ऊपर काम करता है? क्या आप लोग, सभी लोग हाईएस्ट ब्रैकेट में कवर हो जाते हो क्या? 30% वाले। क्या आप सभी लोग 10 लाख की इनकम के ऊपर, 10 लाख की इनकम के ऊपर अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, यू आर गोइंग गुड। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब यह होता है कि जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और जितनी कम इनकम होगी उतना कम टैक्स। तो हर गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्ट होता है कि वो लोअर ब्रैकेट लगाती है लोअर वाली इनकम के ऊपर, और हायर ब्रैकेट लगाती है। तो अमेरिका में हाईएस्ट टैक्स क्या होता होगा सोचिए, कितना इनकम टैक्स ले लेती होगी गवर्नमेंट? आपको इंडिया के बारे में बताऊं, किसी जमाने में 1991 के पहले इंडिया में 97% तक का टैक्स। 97%। आपको शायद जान के हैरानी हो, लेकिन फिर वर्ल्ड आया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये सब आपने पढ़ा होगा अपने। तो अमेरिका में जो हाईएस्ट टैक्स लगता है वो कितना लगता है, किसी को पता है? अमेरिका में हाईएस्ट टैक्स है 37%। कितना परसेंट बेटा? चलो, इंडिया में हाईएस्ट टैक्स कितना है इंडिविजुअल के ऊपर? इंडिया का हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट, अपने देश के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो सर इंडिया में हाईएस्ट टैक्स रेट है 30%। और अमेरिका में कितना है? हाँ, प्लस सरचार्ज और वो जोड़ लिया जाए तो और ज्यादा ही हो जाता है, 33.33 समथिंग जो भी पहुंच जाता है। 10% उसके ऊपर एजुकेशन सेस वगैरह सब जोड़ दो तो अमेरिका में हाईएस्ट रेट है 37%। अमेरिका का लोएस्ट टैक्स रेट कौन बताएगा? लोएस्ट 10%। इंडिया का लोएस्ट टैक्स रेट कितना है? 5% है ना। इंडिया का लोएस्ट 5% होगा। तो सर हमें अभी लोएस्ट हाईएस्ट टैक्स रेट के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन आपको यहां पर एक बात समझाना मेरा ऑब्जेक्ट था। प्रोग्रेसिव टैक्स
और एक आता है रिग्रेसिव टैक्स। तो मैं आपसे पूछता हूं, सेल्स टैक्स क्या लगता है, रिग्रेसिव होगा या प्रोग्रेसिव होगा? सेल्स टैक्स, जीएसटी। तो सर, जो सेल्स टैक्स होता है वो रिग्रेसिव टैक्स होता है, मतलब चाहे अमीर कमाए चाहे गरीब कमाए, सबको एक जैसा। आपने आजकल मीडिया में कहीं सुना होगा, मैं थोड़ा सा फिर पॉलिटिकल हो जाता हूं, चलो अब हो ही जाते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देके। आपने राहुल गांधी की एक स्पीच सुनी कभी? उसने बोला है कि अगर आप एक शर्ट खरीदो, ये मैंने शर्ट पहनी है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है, एक गरीब आदमी को भी उतना ही टैक्स देना पड़ता है, और वो एक बिजनेसमैन का नाम लेते हैं जिनका नाम मैं नाम नहीं लूंगा, कि उनको भी इतना ही टैक्स देना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं एक कॉमन पीपल को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो टैक्स पे करते हो उस टैक्स का उतना ही पर्सन कोई और। ये सुनना, आप स्पीच में सुनना, थोड़ा अभी चुनाव का माहौल है तो आप लोग कभी सुनते हो तो ध्यान देना, ये स्पीच चल रही है। तो मैं आपको यहां पर राहुल गांधी और मोदी नहीं समझाने बैठा हूं, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल देने को तैयार हूं कि आपको समझ में आए कि सर रिग्रेसिव का मतलब, अगर एक कॉमन पर्सन, जैसे आज आप एक पानी की बोतल ले लो, ये जैसे कैच की बोतल पड़ी है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पानी पे भी टैक्स है कि नहीं है? हम्म। पानी की बोतल के ऊपर भी टैक्स होता है, मैं पढ़ लूं, बिल्कुल होता है। आप जो बिस्लरी का बोतल खरीदते हो, अब आप बोलोगे सर पानी के ऊपर टैक्स नहीं है, बिल्कुल है। बोतल, वो जो बोतल है उसके ऊपर तो टैक्स है ना। तो एक अमीर आदमी अगर ये जाके, कैच की बोतल है 50 रुपए की जो भी आती है, वो जो भी खरीदेगा उसको भी वो टैक्स देना है। और अगर कोई बिजनेस टाइकून खरीदेगा उसको भी टैक्स देना है। तो इस प्रकार के टैक्स को हम क्या बोलेंगे? रिग्रेसिव टैक्स। तो सर रिग्रेसिव टैक्स तो, अब यहां पर अगर डेफिनेशन पढ़े तो थोड़ा टेक्निकल लगती है। टैक्स विच टेक्स ग्रेटर पोर्शन ऑफ लोअर वेजेस इंडिविजुअल्स। एक अमीर आदमी को तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रिग्रेसिव टैक्स मतलब जो सबके ऊपर एक फ्लैट रेट से लग जाए, उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिग्रेसिव टैक्स। तो सर हमें रिग्रेसिव टैक्स पढ़ना है या प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम पढ़ना है? तो इनकम टैक्स तो सर प्रोग्रेसिव बेसिस पे है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स, तो प्रोग्रेसिव टैक्स की डेफिनेशन आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा हो कि सर बहुत बेसिक चल रहा है, लेकिन आगे आएगा। अब अमेरिका में एक डेडलाइन होती है टैक्स की। ये 3-4 डेडलाइन आपको बहुत जगह काम आएगी। अभी हम इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इंडिया में टैक्स की फाइलिंग की क्या डेट है, मैं आपके जरा नॉलेज को चेक करता रहता हूं बीच बीच में, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए ना कि अगर इंडिया में भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो कुछ डेट होती होगी। कितनों को पता है कि इंडिया में इनकम टैक्स की लास्ट डेट क्या होती है? जरा लिखना, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग अवेयर हैं। कई बोल रहे हैं सर 1 जुलाई, कई बोल रहे हैं 31 दिसंबर, 31 सितंबर। ओहो, मतलब सोचिए आप इनकम टैक्स से कितने अनअवेयर हैं। कई बच्चे लिख रहे हैं 31 मार्च, 30 अप्रैल। तो आप सोचिए, आप इंडिया नहीं यूएस का टैक्स पढ़ने जा रहे हो और आपको अपने देश की टैक्स की डेट नहीं पता है। इंडिविजुअल में लास्ट डेट होती है 31 जुलाई। अब 31 जुलाई में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 31 जुलाई कौन सी? अगर मैं बात करूं इंडिया की इनकम टैक्स की, तो स्टार्ट होता है अप्रैल से, 31 मार्च को खत्म होता है। तो 31 मार्च 2024 खत्म हुआ, खत्म हो चुका है। उसका टैक्स आपको, लेकिन हम इंडिया तो पढ़ नहीं रहे सर, तो हम क्यों बात करें इंडिया की? मैं तो सिर्फ नॉलेज चेक कर रहा था। और अभी हम कंपनी की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हमने इंडिविजुअल की बात करना है। तो अभी आज हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। अमेरिका में जो डेडलाइन होगी वो होगी 15 अप्रैल तक, आपको अपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना हो। लेकिन सर अगर उस दिन कोई सिविल हॉलिडे और वर्किंग डे, वीकेंड आ जाए, संडे आ जाए, तो नेक्स्ट वर्किंग डे पर वो डेडलाइन हो जाती है। बात याद रहेगी। और अच्छे से ध्यान रखना, इनकम टैक्स को पे करने की भी जो डेट होगी, इनकम टैक्स को, वो भी लास्ट डेट 15 अप्रैल है। लेकिन अगर किसी रीजन से आप अपना टैक्स टाइम से नहीं फाइल कर पाते हैं, डेडलाइन के बियॉन्ड भी आप क्या कर सकते हैं? एक्सटेंशन फाइल कर सकते हैं, कि आप 15 अक्टूबर तक क्या कर सकते हैं?
अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 2023 जो कि पीछे का टैक्स ईयर था, आज आप 2024 में है ना बेटा, तो आपके लिए 2023 के लिए लास्ट डेडलाइन क्या होगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की? लास्ट डेट क्या होगी? अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो 15 अक्टूबर बोलेंगे आप, ना कि 15 अप्रैल, क्योंकि 6 महीने का क्या मिल जाता है, एक्सटेंशन मिल जाता है। मतलब सर अल्टीमेटली अगर आप यूएस में हैं तो 15 अक्टूबर 2024 तक आप इंडिविजुअल का क्या कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते। ठीक है सर। और देखिए यहां पर एक वर्ड लिखा है, रिक्वेस्टेड ऑफ एक्सटेंशन। मतलब एक्सटेंशन अपनी मर्जी से नहीं मिलता। बात समझ में आ गई? अपनी मर्जी से नहीं मिलता मतलब ऐसा नहीं कि आपने बोला 15 अप्रैल रिटर्न नहीं फाइल किया, 15 अक्टूबर फाइल कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसका नाम हम सीखेंगे फ्यूचर में। आपको क्या करना पड़ेगा वहां पर, एक फॉर्म फिल करके एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। और एक और डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एस्टिमेटेड टैक्स के पेमेंट की। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है, एस्टिमेटेड क्वार्टरली टैक्स। जैसे इंडिया में भी एडवांस टैक्स भरा जाता है, अब मैं यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं, एडवांस टैक्स। अब मैं आपसे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझना चाहता हूं बेसिक लेवल पर, ये एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स और एडवांस टैक्स? एडवांस टैक्स या एस्टिमेटेड टैक्स का मतलब होता है कि आप आपकी इनकम को क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो। बताओ कैसे करोगे अपनी इनकम को एस्टिमेट? मैं आपसे पूछता हूं, हाउ यू विल एस्टिमेट योर इनकम? आपसे पूछा जा रहा है कि सर कैसे एस्टिमेट करते हैं। सर पीछे भी तो कुछ कमाते ही होंगे, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपनी इनकम को एस्टिमेट करोगे। अभी एस्टिमेट टैक्स का कैलकुलेशन जब आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि सर जो प्रीवियस ईयर, जो लास्ट ईयर आपने इनकम कमाई, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, करंट ईयर की इनकम को एस्टिमेट करोगे। और इस एस्टिमेट के ऊपर एक एस्टिमेटेड टैक्स का कैलकुलेशन करोगे। जैसे लेट से आपकी लास्ट ईयर इनकम 20,000 थी, ठीक है। आपने सोचा कि यार इस साल मैं 20% ज्यादा कमाऊंगा एज ए बिजनेस में, ऐसा सोच लिया आपने। तो आपने अपनी इनकम को 24,000 मान लिया। लेट से आपके ऊपर 10% का टैक्स आता था। तब आपको पता है कि यार मुझे 2400 का टैक्स पूरा होल ईयर में भरना है। तो इसको एक साथ नहीं भरते हुए यूएस गवर्नमेंट बोलती है कि आप इसको क्या कर लो, क्वार्टरली एस्टिमेट कर लो। सेल्फ एम्प्लॉयड, इफ यू सेल्फ एम्प्लॉयड यू हैव टू मेक 4 क्वार्टरली टैक्स पेमेंट। तो ये डेट आएंगी, 15 अप्रैल, 15 जून, 15 सितंबर, 15 जनवरी, पूरा डिटेल समझेंगे कि किस डेट पे कितना भरना पड़ेगा। लेकिन सर हम यहां पर ये नहीं सीख रहे हैं अभी, हम तो पहले डे पे, पहले घंटे पे हैं, तो हम कैसे बता दें कि एडवांस टैक्स अभी कैसे कैलकुलेट कर। लेकिन अब हमारे दिमाग में एक वर्ड आ गया, एस्टिमेट टैक्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आपसे एडवांस टैक्स भरवाती क्यों है? कुछ तो लॉजिक होगा। क्या लॉजिक है गवर्नमेंट आपसे एडवांस टैक्स भरवाती है? दो तीन बड़े लॉजिक हो सकते हैं। गवर्नमेंट का सोचना है कि आज आपने पैसे कमाए हैं, कल को एंड में हम बोलेंगे कि अगले साल भरना, और आपने वो इनकम खर्च कर लिया तो, पूरी तरीके से आप दिवालिया हो गए तो। और मैंने आपको अभी बताया ना, इनकम टैक्स कौन सा एक्ट है, क्या याद रखोगे, एक वर्ड याद रखना है। पूरे यूएस टैक्सेशन में एक वर्ड याद रखना, इनकम टैक्स को हम क्या बोल रहे हैं? इनकम टैक्स अमरीश पुरी है, सेल्फिश एक्ट है। उसका सिंपल सा लॉजिक है, इनकम टैक्स को लगता है कि अगर एक पर्सन ने आज पैसा कमाया, आज हमने उससे टैक्स नहीं लिया, कल को वो दिवालिया हो गया तो, दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट हो गया तो, वो बोल देगा मेरे पास तो कोई पैसा नहीं। और एक एक्ट है, इंसॉल्वेंसी एक्ट,
कि अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए तो इनकम टैक्स उससे टैक्स भी नहीं ले सकती, पार्ट 3 में पढ़ोगे। तो इनकम टैक्स को पता है कि फ्यूचर में वो इंसॉल्वेंट हो गया तो आज टैक्स ले लो, पैसा आज कमाया है उसके बेसिस पे ले लो, तो इनकम टैक्स को भी पैसा चाहिए। तो हमेशा इनकम टैक्स का लॉजिक होता है कि आप एडवांस में ही क्या कर लें, आपसे टैक्स कलेक्ट कर। तो एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एक पर्पस हो सकता है। तो सर डेडलाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये टैक्स आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप इंडिया का टैक्स ही पढ़ रहे हो। आप सोचिए बेटा, यूएस टैक्स पढ़ के केवल आपको अमेरिका का टैक्स नहीं, अपने देश का टैक्स भी थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और आपको एक टैक्स प्लानिंग आ जाएगी, देख लेना, अपनी इनकम के लिए भी। अगर फ्यूचर में आप कोई बिजनेस करते हैं तो भले ही आपने इंडिया का टैक्स नहीं पढ़ा है, आप यूएस का टैक्स पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको टैक्स प्लानिंग आ जाएगी, देखो। और 40 घंटे के बाद अपने नॉलेज को एस्टिमेट करना आप, आफ्टर 40 आवर्स। मैं आपसे बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा। 15 आवर्स के बाद जब 15 घंटे हमारी क्लास हो जाएगी तो पहला मॉक टेस्ट आएगा, उसमें आपकी परफॉर्मेंस को असेस करेंगे। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया में एक पैन कार्ड होता होगा, आपने सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना? इंडिया में पैन कार्ड है किसी के पास? नहीं, मेरे जेब में तो नहीं रखा, नहीं तो दिखा देता आप। क्या पर्पस होता है पैन कार्ड का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैन कार्ड? सर वो पैन कार्ड हम लोन लेने जाते हैं इसलिए काम में आता है। अब आप बोल रहे हो सर आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी तो आपकी आधार कार्ड से होती है, आइडेंटिटी तो आपकी लाइसेंस से भी हो जाती है, आइडेंटिटी तो आपकी वोटर कार्ड से भी हो जाती है। तो इंडिया में पैन कार्ड क्यों लिया जाता है आपसे? क्यों बताया? तो इनकम टैक्स में आपकी आइडेंटिटी हो जाती है, इसलिए पैन कार्ड लिया जाता है। कि इनकम टैक्स में भी तो आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे ही अमेरिका में एक चलता है 9 डिजिट का सोशल सिक्योरिटी नंबर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे यूएस से हैं, किसी के पास है ऐसे? अमेरिका वाले स्टूडेंट जरा हाजिरी लगाना, बहुत सारे हैं मेरे हिसाब से, जरा हैंड रेज करें जो अमेरिका से पढ़ रहे हैं क्लास में, बहुत सारे हैं, 20-25 तो हैं, पक्की बात बोल रहा हूं। तो अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है ना, होगा किसी ना किसी के पास। रविंद्र कौर हैं, एसके हैं, ये सामने देखें। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर। बेसिकली ये 9 डिजिट नंबर होता है और गवर्नमेंट इशू करती है ऑल द सिटीजन को एंड टू ऑल द पर्सन हु आर एलिजिबल टू बी ए रेसिडेंट। तो अब आपके दिमाग में दो वर्ड और आना चाहिए, सिटीजन वर्सेस रेसिडेंट। मैं अब आपसे पूछूं यू आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप क्या बोलोगे? क्या कोई पर्सन दूसरी कंट्री का सिटीजन होके दूसरी एक साथ दो कंट्री का सिटीजन और रेसिडेंट हो सकता है? क्या मैं, जैसे आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या मैं रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो सकता हूं साथ साथ? बड़े कमाल की बात होगी आपके सोचने की भी। यस, पॉसिबल है। रेसिडेंट भी हो सकता हूं अमेरिका का मैं, कुछ कंडीशन अगर फुलफिल कर दूं जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि वहां पर अगर आप एक सिटीजन हैं या आप वहां पर रेसिडेंट हैं या आपको वहां पर वर्क अथोराइजेशन, वर्क करने की अथोराइजेशन मिलती है, लीगल इमिग्रेशन मिलती है, तो वहां पे आपको एक सोशल सिक्योरिटी नंबर इशू किया जाता है, जिससे गवर्नमेंट आपकी इनकम को ट्रेस कर पाए। बस इतना अपने काम की बात है कि एक तरीके से आपका एक डिजिट नंबर हो गया, 9 डिजिट नंबर। अगर आप अमेरिका में रहते हो, इफ यू आर ए सिटीजन, इफ यू आर ए रेसिडेंट, और या आप लीगली वहां पे काम कर रहे हो, तो आपकी इनकम को ट्रैक करने के लिए, आपको कुछ बेनिफिट देने के लिए वहां की गवर्नमेंट आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या करती है, इशू करती है, SSN। तो इसका मतलब सर मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने के लिए, जैसे कि आपको यहां पर पैन कार्ड नंबर कंपलसरी होता है कि नहीं होता है? क्या बिना पैन कार्ड के आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हो? कोई है ऐसा पर्सन इंडिया में जिसने बिना पैन कार्ड के इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया? तो क्या अमेरिका में बिना सोशल सिक्योरिटी नंबर के आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे।
तो आपको के पास एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए जिससे वहां की गवर्नमेंट आपको ट्रैक कर सके। तो हमने अभी सर बात करी सिटीजनशिप वर्सेस रेसिडेंस, और मैंने आपको एक बात बोली, अब मैं आपके साथ में ग्लोबल इनकम पॉइंट को तो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, कर लेते हैं। अगर आप यूएस के सिटीजन हैं, एक बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, इंटायर जगह काम आएगी। इफ यू आर ए सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रेसिडेंट, अभी रेसिडेंट के साथ में एक एलियन वर्ड लिखा है, वो हम समझाएंगे बाद में, अभी नहीं। अगर आप सी यानी सिटीजन और अगर आप रेसिडेंट हैं अमेरिका के, तो आपको ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स भरना। किसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है? ये दो चेहरों से आप परिचित हैं या नहीं है? कितने लोग परिचित हैं दो चेहरों से? हो सकता है कि आपने इनको देखा हो कहीं ना कहीं। इनको तो देखा, इनको तो डेफिनेटली देखा होगा। कौन है ये दोनों? इनमें से यूएस सिटीजन कौन है? सर ऑब्वियस सी बात है, ये निक जोन्स जो है वो यूएस सिटीजन है, और प्रियंका चोपड़ा जो कि इंडियन सिटीजन है अभी एज ऑफ नाउ, अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं ली। आप नेट पे सर्च कर लेना, मैं सर्च कर रहा था इनके बारे में। तो मेरी घरवाली से लड़ाई हो गई, बोले प्रियंका चोपड़ा की फोटो क्यों देख रहे हो? तो उनको समझाना पड़ गया आज मुझे कि मुझे आज क्लास में पढ़ाना है प्रियंका चोपड़ा के बारे में, तो ये थोड़े से नुकसान हो जाते हैं। तो मैं आपको यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर निक जोन्स वर्ल्ड में कहीं भी इनकम कमाएंगे, क्योंकि वो कौन है, यूएस सिटीजन, तो उनको वर्ल्ड में कमाई गई इनकम के ऊपर अमेरिका में टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आई? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि सर अगर निक जोन्स यानी कि सिटीजन ऑफ यूएस से अगर दुनिया में कहीं भी पैसा कमाता है तो उसको यूएस में टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं थोड़ा सा, इंडिया में शाहरुख खान इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, या प्रियंका चोपड़ा इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो अमेरिका में भी कोई शो करती हैं, वहां पे पैसा कमाती है, तो उनको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? सर टैक्स तो उन्होंने अमेरिका में देना चाहिए क्योंकि अमेरिका में भी टैक्स लगेगा। तो यहां पर आपको एक वर्ड याद रखना है कि अगर आप किसी भी देश के नागरिक होते हो या किसी देश के सिटीजन हो जाते हो या आप किसी कंट्री के रेसिडेंट हो जाते हो, तो आपको ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स देना। तो मतलब कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आप मतलब शाहरुख खान अमेरिका में जाके स्टेज शो करे और वहां से उसको इनकम हो जाए, तो अमेरिकन गवर्नमेंट बोलेगी हमको भी टैक्स दो, और इंडियन गवर्नमेंट मोदी साहब भी बोलेंगे हमको भी टैक्स दो। मोदी साहब उनसे टैक्स क्यों मांग रहे हैं बताओ? अब मैं मोदी साहब बोल रहा हूं, मतलब गवर्नमेंट है इसलिए, बताओ क्यों मांग रहे हैं? शाहरुख खान से वो क्यों बोल रहे हैं कि आप टैक्स देना पड़ेगा आपको? क्योंकि मोदी साहब उनको बोलेंगे यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया। और उधर से बाइडेन साहब शाहरुख खान से क्यों टैक्स मांग रहे हैं बताइए? शाहरुख खान तो बोलेगा कि आई एम नॉट ए सिटीजन ऑफ अमेरिका। अब यहां पर बात आती है कि अगर इनकम अर्न की जाए अमेरिका में, तो फिर वहां पर टैक्स देना पड़ जाएगा। मतलब अगर आप अमेरिका में कोई इनकम अर्न करोगे, इवन यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ अमेरिका, इवन यू आर नॉट ए रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यू हैव टू पे द टैक्स। मतलब सर हम यहां पे दो बात समझने जा रहे हैं, एक तो सिटीजनशिप के कारण आपके ऊपर टैक्स लग जाता है, एक रेसिडेंट के कारण टैक्स लग जाता है। मतलब अमेरिका का व्यक्ति कहीं भी टैक्स कमाए। अब आप पूछोगे सर यूएस गवर्नमेंट को कैसे पता चल जाएगा उसने पैसा कमाया? चलो ये बताओ। अमेरिकन गवर्नमेंट को कैसे पता चल जाएगा कि निक जोन्स ने भारत पे पैसा कमाया? अरे बेटा बैंक अकाउंट में तो पैसा आएगा ना। बैंक अकाउंट में क्रेडिट आएगी तो बैंक स्टेटमेंट निकलेगा, तो उसमें पता चलेगा ना। तो सर क्या हम इसको डबल टैक्सेशन बोल सकते हैं कि एक ही इनकम के ऊपर डबल टैक्सेशन? कि सर शाहरुख खान ने अमेरिका में पैसा कमाया तो जो बाइडेन साहब बोले तुम यहां डांस करके गो, इतना पैसा कमाया, हमारी पब्लिक से टैक्स दे दो हमें। और मोदी साहब बोल रहे हैं यू आर ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टैक्स हमें दे दो।
तो सर एक ही इनकम के ऊपर जब दो बार टैक्स लग जाए तो इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन, और इस डबल टैक्सेशन को अवॉइडेंस करने की टेक्निक होती है जिसको हम टैक्स क्रेडिट के नाम से जानेंगे, जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। लेकिन हमें सिर्फ ये पढ़ना था इस पर्टिकुलर लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में हमें केवल यही पढ़ना था। क्या पढ़ना था हमें, जो आप कभी ना भूलें ये फोटो देखकर, कि सिटीजन और रेसिडेंट को ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। क्योंकि अगर एग्जाम में आपको ग्रॉस इनकम का कैलकुलेशन दिया जाए तो ग्रॉस इनकम में आप योर डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम दोनों को कंसीडर करते हैं। बात समझ में आती है कि सर डोमेस्टिक इनकम वर्सेस फॉरेन इनकम दोनों को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। अब आने वाले समय में हम आपको पढ़ाएंगे टैक्स की प्लानिंग, जो कि हमारा कल का लेक्चर होगा, जिसमें हम टैक्स प्लानिंग और इनके बारे में समझेंगे। क्योंकि आज कुछ बच्चे नए थे जिनको टाइमिंग के बारे में भी नहीं पता होगा, तो अभी हम वो सारी चीजों